देखिए, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, तो हम उसी कड़ी में आज ओवरहेड वेरिएंस के लिए या ओवरहेड के लिए स्टैंडर्ड्स कैसे तय किए जाते हैं उसको हम समझेंगे। हमने अभी तक मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कैसे तय किया जाएगा वो निकाल लिया, हमने लेबर के लिए स्टैंडर्ड कैसे निकाला जाएगा वो हमने देख लिया। अभी हम समझेंगे कि कैसे ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए या ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड्स कैसे तय किए जाए। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम जो समझ रहे थे वो था फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि जो ओवरहेड है, ओवरहेड के लिए कैसे स्टैंडर्ड तय किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ओवरहेड क्या है। देखिए, ओवरहेड जो है ऐसा खर्चा है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो फैक्ट्री का रेंट है वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, या हम कह सकते हैं जी कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, या जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, ओवरहेड जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हम दो तरीके के स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड तय किया जाता है वो है फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, और दूसरी जो तय किया जाता है स्टैंडर्ड वो है वॉल्यूम। देखिए, एक्सपेंडिचर क्या है कि बेसिकली जो ओवरहेड्स है उसका साल की शुरुआत में ही एक बजट बना लिया जाता है, उसे हम कहते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। यानी कि हम एक बजटेड एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं? बजटेड एक्सपेंडिचर। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है वो अपना एक प्रोडक्शन जो है, एक बजटेड आउटपुट अपना साल की शुरुआत में तय कर लेती है, उसे हम कहते हैं बजटेड आउटपुट। अब देखिए, इसी बजटेड आउटपुट के आधार पर एक बजटेड ओवरहेड की रिकवरी रेट यहां पर कैलकुलेट की जाती है। तो हम उसे कहेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगी? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। देखिए, इस आधार पर क्या होगा कि हमारी एक बजटेड ओवरहेड की रेट निकल करके आ जाएगी, और उस ओवरहेड रिकवरी रेट्स को हम जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट को अलोकेट कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो ओवरहेड होता है वो होता है वेरिएबल ओवरहेड। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड क्या है कि वो केवल उतना ही इनकर होता है जितना एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है। यानी कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो उतना ही इनकर होगा जितना एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा। तो वेरिएबल ओवरहेड के रिस्पेक्ट में एक वेरिएबल ओवरहेड के केस में एक एक्सपेंडिचर का स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। तो वेरिएबल ओवरहेड के केस में क्या होगा कि हम केवल एक्सपेंडिचर बनाएंगे, केवल इसमें वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड है वो इसमें नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम ओवरहेड के रिस्पेक्ट में कैसे एक तो उसके एक्सपेंडिचर का स्टैंडर्ड बनाएं और कैसे हम उसके वॉल्यूम का जो है आउटपुट का स्टैंडर्ड बनाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कैसे हम वेरिएंस को एनालाइज करते हैं। देखिए, हम अब समझते हैं कि कैसे हम वेरिएंस को एनालाइज करेंगे। देखिए, वेरिएंस को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें देखिए बेसिकली क्या है कि
आपको हमेशा ये याद रखना है कि वेरियांस का मतलब क्या है। तो वेरियांस का मतलब है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि वेरियांस का मतलब होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब देखिए कॉस्ट वेरियांसेस क्या होंगे, कॉस्ट के वेरियांसेस क्या होंगे। तो कॉस्ट वेरियांस हमेशा होगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट के कंपोनेंट का अगर हमें वेरियांस निकालना है तो वो वेरियांस कैसे निकलेगा, जो उसकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है उसका डिफरेंस। अब इसे कैसे रीड किया जाता है, देखिए अगर हम कहते हैं कि इफ टोटल एक्चुअल कॉस्ट मोर देन टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट देन वेरियांस इज नेगेटिव, दैट इज अनफेवरेबल। यानी कि जो हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो हमारा जो वेरियांस है वो नेगेटिव निकल करके आएगा और हम उसे अनफेवरेबल भी कहते हैं। दूसरा कि अगर हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो क्या होगा, वेरियांस, यहां पे हम विल लिख लेते हैं, वेरियांस विल बी पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। यानी कि जो एक्चुअल जो लागत आई है वो हमारी स्टैंडर्ड से भी कम आई है, इसका मतलब जो हमारा वेरियांस है वो फेवरेबल है। तो ये था हमारा कि कैसे हम वेरियांस को रीड करेंगे। दूसरा एक कैटेगराइजेशन और किया जाता है कंट्रोलेबल वेरियांस, कंट्रोलेबल वेरियांस और अनकंट्रोलेबल वेरियांस। तो ऐसे वेरियांसेस, ऐसे डिफरेंसेस जो कंपनी या मैनेजमेंट जो है उन्हें कंट्रोल कर सकती है, विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड फॉर विच करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन। तो ये है हमारा कि कंट्रोलेबल वेरिएंसेस क्या है, ऐसे वेरिएंसेस जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और जिन पर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल खरीदते समय परचेज मैनेजर ने एक क्वांटिटी एक पर्टिकुलर सप्लायर से खरीदी और उसने दूसरे या तीसरे सप्लायर से जाकर के ये पता नहीं किया कि ये मटेरियल किस रेट में मिल रहा है, तो ऐसे में जो परचेज की गई है, जो परचेज की गई है वो हो सकता है हाई रेट पे कर ली हो और इस वजह से वेरिएंस आया हो। तो ये जो रेट का वेरिएंस आया है ये कंट्रोलेबल है, यानी कि परचेज मैनेजर को ये सिखाया जा सकता है कि किस तरीके से उसको माल खरीदना है। अब बात आती है कि अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस क्या होंगे। तो विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कंपनी